दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की जो हिंदी माध्यम की श्रृंखला हमने आरंभ की थी, उस कड़ी में ये 12वां वीडियो है। इससे पहले 11 वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। उसमें हमने अपने पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में काफ़ी कुछ अध्ययन किया है। यहाँ पर हम जो आगे की कथा है, आगे की जो स्टोरी है, उसको देखेंगे। हम देखने जा रहे हैं रेगिस्तानी पौधों के बारे में। यह पौधे 2 भागों में बटे हुए हैं। इससे पहले हमने भारत का जो थार मरुस्थल था उसके बारे में देखा, और हमने यह भी जाना कि रेगिस्तान अर्थात जो मरुस्थल होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि ये हमेशा गर्म ही हो, यह ठंडे भी हो सकते हैं। इनका जो मौसम है वो ठंडा भी हो सकता है, बशर्ते यहाँ पर शुष्कता होनी चाहिए, मतलब सूखापन होना चाहिए, अर्थात वर्षा की मात्रा यहाँ कम होनी चाहिए, तब मरुस्थलों का जन्म होगा। तो मरुस्थलों का निर्धारण वर्षा की मात्रा के आधार पर होता है, न कि गर्मी या ठंडी के आधार पर। यहाँ पर हम जिस मरुस्थल के प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं सबसे पहले, वो गर्म मरुस्थल है। अर्थात भारत के संदर्भ में अगर देखें तो थार का मरुस्थल, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। और यहाँ उगने वाली जो वनस्पतियाँ हैं वो किस प्रकार की होती हैं, उन्हीं के प्रकारों का हम अध्ययन कर रहे थे। तो 2 प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। एक तो बारिश पर सीधे निर्भर रहती हैं, मतलब आश्रित होती हैं, और दूसरी भूमिगत जल पर आश्रित होती हैं, जो जमीन के अंदर संचित पानी होता है उस पर निर्भर रहती है। इन दोनों प्रकारों को हम यहाँ देखने वाले हैं। आगे बढ़े इससे पहले कुछ आवश्यक सूचना हमारे कोर्सेज के बारे में, आइए पहले उसे देख लेते हैं। दोस्तों हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं, जिसमें यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम्स हैं। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है, और ये सारे कोर्सेज वर्तमान में टेलीग्राम के माध्यम से चलते हैं। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं और घर बैठे अपनी पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए जो मोबाइल नंबर है, 2 नंबर आपको दिख रहे हैं, उस पर आप फ़ोन या व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। वहाँ आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं होंगी उनका समाधान कर दिया जाएगा। फ्री स्टडी मटेरियल और वीडियो के नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो उसके लिए 2 विकल्प आपके पास है। एक तो टेलीग्राम चैनल है वनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। यह जो चैनल है यह पूरी तरह से फ्री ऑफ कास्ट है, इसे आप अवश्य ही ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ जितनी भी सूचनाएं आपको भेजी जाएंगी या आप तक पहुँचेंगी वह आपको हमेशा अपडेटेड रखेंगी, तरोताज़ा रखेंगी। आप हमेशा नई सूचनाओं से जुड़े रहेंगे, और कुछ जो वीडियोस यहाँ शेयर किए जाते हैं वो भी आपको समय से मिलते रहेंगे। कुल मिलाकर यह पूरी तरह से निःशुल्क है, और हमसे अगर आप टच में रहना चाहते हैं तो इसे ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा यूट्यूब पर जितने भी वीडियोज़ हैं वो हमेशा फ्री थे, हैं और रहेंगे, ऐसी हमारी प्रतिबद्धता है। तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। इससे आप नोट्स बनाइए, इसको सुनिए और देखिए, उसके बाद नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट करने से जो जानकारी आपको मिलेगी वो आपके दिमाग में स्थायी हो जाएगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि नोट्स जो आपके खुद के बनाए होते हैं, जब साल भर आप इस पर मेहनत करते हैं तो आपको महसूस नहीं होता, हमें ऐसा लगता है, या आप बनाते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि हम बेकार में मेहनत कर रहे हैं। ऐसे तो हम इन चीज़ों को पढ़कर भी याद कर सकते हैं। एक बार पढ़ेंगे ये दिमाग में बैठ जाएंगी, इन्हें लिखने की क्या ज़रूरत है। तो लिखना 2 तरीके से फ़ायदेमंद होता है। एक तो नोट्स बनाए रहेंगे तो अंतिम समय जो आपको रिवीजन करने की ज़रूरत महसूस होती है, उसमें आपको मोटी मोटी किताबें उलटनी नहीं पड़ेंगी। आपके खुद के बनाए जो संक्षिप्त नोट्स होंगे वो आपकी बहुत मदद करेंगे। एक तो ये फ़ायदा है, और दूसरा फ़ायदा आपको मुख्य परीक्षा में मिलता है, क्योंकि आप जब नोट्स बनाते हैं, अपने हिसाब से वाक्यों को लिखते हैं, तो आपके अंदर विचार प्रवाह पैदा होता है, विचारों का जन्म होता है, और ये विचार आपकी मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने में बहुत सहायता करेंगे। लेखन अभ्यास आपका होता है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं, इन सब से जुड़े रहिए। और आगे चलते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे बारिश पर सीधे निर्भर रहने वाले पौधों को। और बारिश पर सीधे निर्भर रहने वाले पौधे भी 2 प्रकार के होते हैं। इनका भी 2 प्रकार होता है। कौन कौन सा होता है आइए देख लेते हैं। एक तो अल्पकालिक होते हैं, दूसरे 12मासी होते हैं। अल्पकालिक का मतलब क्या? कम समय तक जीने वाले। जो अल्पकालिक पौधे होते हैं उनका जीवन काल बड़ा ही छोटा होता है। ये बारिश के ठीक बाद उगते हैं, कुछ समय तक रहते हैं, तब तक जीवित रहते हैं जब तक कि ऊपरी जो मिट्टी की परत होती है उसमें नमी बनी रहती है। जब ऊपर की परत में आर्द्रता खत्म होती है तो इनका भी विनाश हो जाता है, और उस छोटे से जीवन काल में, मतलब अल्पकाल में, ये काफ़ी फल फूल जाते हैं। आश्चर्यजनक रूप से इनमें वृद्धि होती है और फल और फूल लगते हैं। जल्दी ही ये फल और फूल लगने के बाद इनका विनाश हो जाता है, मतलब ये शुष्कता को झेल नहीं पाते और नष्ट हो जाते हैं। इनकी पत्तियां भी होती हैं, जैसे मरुस्थल में कांटे वाली वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो उसके विपरीत इनमें पत्तियां भी पाई जाती हैं। और देखिए जो 12मासी पौधे होते हैं, मतलब बारिश पर निर्भर जो 12मासी होते हैं, ये 12 महीने जी सकते हैं। मतलब ये किसी खास मौसम में पैदा नहीं होते, हालांकि बारिश पर यह भी सीधे सीधे निर्भर करते हैं। तो आइए इन दोनों के प्रकारों में हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अल्पकालिक को। तो यह किसी भी मरुस्थलीय अनुकूलन से मुक्त होते हैं। कोई भी मरुस्थलीय अनुकूलन
इसके पीछे उत्तरदायी नहीं होता, इन्हें अनुकूलन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इन्हें पर्याप्त मात्रा में जब तक जल मिलता है तब तक ये जीवित रहते हैं, और जैसे ही जल की जो प्राप्ति है वो रुकती है वैसे ही इनका विनाश हो जाता है। तो ये अनुकूलन से पूरी तरह से मुक्त होते हैं। इन्हें अनुकूलन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अनुकूलन उसको करना पड़ेगा जो लंबे समय तक इस स्थान पर रहेगा, मरुस्थलों में टिक कर रहेगा। कुछ समय के लिए जाएगा तो उसको अनुकूलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इनका भी हाल कुछ ऐसा ही होता है, ये कुछ समय के लिए रहते हैं और उसके बाद इनका विनाश हो जाता है। आगे चलते हैं और देखते हैं इनका तना काफ़ी पतला होता है। जो मोटे तने वाली और मांसल तने वाली वनस्पतियाँ मरुस्थल में पाई जाती हैं उनके अंदर भोज्य पदार्थों का और जल का संग्रहण होता है, इसीलिए तने मोटे होते हैं, उनमें मांसल अवस्था पाई जाती है। लेकिन इन्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक तो इनका जीवन काल संक्षिप्त होता है और जितने समय तक ये जीवित रहते हैं उतने समय तक मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी होती है, इसलिए इनका तना पतला होता है। जड़ प्रणाली भी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होती, क्योंकि पानी की खोज में इनकी जड़ों को बहुत दूर तक नहीं जाना पड़ता। मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है उसी में ये अपने पानी की आवश्यकता को पूर्ण कर लेते हैं। इनके जो फूल होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, ये इनकी विशेषताएं होती हैं। ये अल्पकालिक जो मरुस्थलीय वनस्पतियां हैं उनकी बात की जा रही है, और यह पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर करती हैं। बारिश के लगभग तुरंत बाद ये दिखाई पड़ते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं, और फूलों और फलों को अविश्वसनीय रूप से कम समय में विकसित करते हैं। जैसे ही मिट्टी की जो सतही परत है वो सूखती है, ये मर जाते हैं। ये बात आप पीछे से ही सुन रहे हैं। ये बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न होते हैं। नमी जो है वातावरण में या मिट्टी में तभी बनी रहती है, वर्षा अभी खत्म हुई रहती है, तो इनका जन्म होता है। और ये बहुत जल्दी ही पनपते हैं, फलने फूलने लगते हैं, मतलब परिपक्व हो जाते हैं। और अपना प्रजनन पूर्ण करने के बाद जैसे ही नमी खत्म होती है या उसमें गिरावट आती है, मिट्टी सूखती है ऊपर से, तो इनका विनाश हो जाता है। लेकिन ये बड़े आश्चर्यजनक रूप से बढ़ते हैं, ये खास बात है। तो जिनका भी जीवन काल छोटा होता है उनमें वृद्धि की दर तेज होती है। जैसे मान लीजिए किसी जीव का जीवन काल केवल 1 वर्ष का है, तो 1 वर्ष में ही वो बच्चे से बड़ा होगा, परिपक्व होगा, उसके बाद प्रजनन की क्रिया करेगा, वंश वृद्धि करेगा, फिर बूढ़ा होगा और अंतिम में मर जाएगा। मतलब 1 साल के अंदर ही जल्दी जल्दी सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे मनुष्य का जो औसत जीवन काल है वो 70 से लेकर 80 वर्ष का माना जाता है। वैसे तो जो पौराणिक कहानियां हैं उनमें 100 वर्ष का माना गया है। आपने 4 आश्रम देखे हैं। उसी प्रकार से हर जीव का अपना एक जीवन काल होता है। शेर जो है वो लगभग 25 साल के आसपास जीता है, और जो कुत्ते होते हैं वो 12 से 15 साल जीते हैं। तो उसी हिसाब से इनके अंदर ग्रोथ भी होती है। जितना संक्षिप्त जीवन काल होगा उसी के हिसाब से इनमें वृद्धि होगी, ये तेज गति से बढ़ेंगे। और देखिए मिट्टी की सतही परत सूखने से ये मर जाते हैं। ये हम किसको देख रहे हैं? अल्पकालिक वनस्पतियों को देख रहे हैं। अब इसके बाद देखते हैं 12मासी को। अब ये जो 12मासी प्रकार की वनस्पतियां हैं यह कुछ विचित्र होती हैं। जब बारिश का मौसम होता है, मतलब नम वातावरण होता है और मिट्टी में अच्छी खासी आर्द्रता होती है, बारिश होगी तो आर्द्रता की मात्रा बढ़ेगी, तब इनकी जो डाली पत्तियां जो भी कुछ होता है वह जमीन के ऊपर दिखता है। लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम खत्म होता है तो ये अल्पकालिक वनस्पतियों की तरह मर नहीं जाते, मतलब इनमें मृत्यु की घटना नहीं होती है। ये 12मासी होते हैं तो ये 12 महीने जिंदा रहते हैं। कैसे? इनका जो तना होता है वो जमीन के अंदर होता है, तना इनका सुरक्षित रहता है और इस रूप में ये पौधा जीवित रहता है। तना और जड़ें ये जमीन के अंदर होते हैं और कुछ हिस्सा जमीन के बाहर हमें बरसात के मौसम के समय दिखता है, बाकी मौसमों में नहीं। ये जमीन के अंदर अपने आप को स्टोर करके रखते हैं, संचित करके रखते हैं। पत्तियां एक खास मौसम में दिखाई देती हैं, जो बाहर का विकास है वो हम देख पाते हैं, और बाकी मौसमों में ये जमीन के अंदर छिपे रहते हैं, लेकिन जीवित रहते हैं 12 महीने। और ये वर्षा के जल की जो नमी होती है उसी पर निर्भर करते हैं। और चूंकि इनका तना अंदर गहराई में होता है, इस वजह से ये जो अंदर की नमी होती है उसका भी यूज करते हैं, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। ये इनकी विशेषता है। हम देख रहे थे 12मासी पौधों के बारे में, तो हमने वर्षा पर निर्भर रहने वाले 2 प्रकार के मरुस्थलीय पौधों को देखा। एक तो अल्पकालिक थे, दूसरे 12मासी थे। अब हम जो भूमिगत जल की उपस्थिति पर आधारित रहने वाले पौधे हैं उनको देखने जा रहे हैं। तो देखिए यह पौधे, मतलब ये जो पौधे होते हैं, किस प्रकार के पौधे? जो कि भूमिगत जल पर आश्रित होते हैं, जो जमीनी जल है उस पर आश्रित होते हैं। तो यह जड़ प्रणाली से काफ़ी मजबूत होते हैं। इनकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी विकसित होती हैं। सूखे मौसम में हमेशा तो बरसात रहेगी नहीं, तो जो सूखा मौसम होता है, जैसे कि गर्मी का मौसम हो गया या ठंडी का ही मौसम है, तो उसमें इनकी जो जड़ें हैं वो लंबी लंबी यात्रा करती हैं जमीन के अंदर ही, और काफ़ी दूर दूर जाकर पानी के स्रोतों का पता लगाती हैं और वहाँ से अपनी जल की आवश्यकता को पूरा करती हैं। तो इसलिए इनका जो जड़ तंत्र होता है वो काफ़ी विकसित होता है। जड़ प्रणाली इनकी काफ़ी मजबूत होती है
और इसलिए इनका विनाश भी मुश्किल होता है। यह भी दीर्घकालिक ही होते हैं, लंबा जीवन जीने वाले होते हैं और इनमें अनुकूलन पाया जाता है। यह अनुकूलन से मुक्त नहीं होते। अनुकूलन से मुक्त वही होंगे जिनका जीवन काल छोटा होगा, उन्हें कम समय तक जीवित रहना है तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जिन्हें इस विषम परिस्थिति में लंबे समय तक अपनी ज़िंदगी को काटना है तो उन्हें अनुकूलन तो करना पड़ेगा। अब यह अनुकूलन किस प्रकार का करते हैं? तो इनकी पत्तियाँ छोटी होती हैं। ये जो वनस्पतियाँ होती हैं जो भूमिगत जल पर आश्रित होती हैं, इनकी पत्तियाँ छोटी होती हैं। सबसे बड़ी बात, क्यों छोटी होती है ये आप जानते हैं। वाष्पोत्सर्जन की जो दर है उसको धीमा करने के लिए ऐसा किया जाता है। जो घने रोम होते हैं उनमें वृद्धि होती है। रसीलापन होता है, इनके जो तने हैं वो रसीले होते हैं। क्यों होते हैं ये भी बात आप जानते हैं। भोज्य और जो पेय पदार्थ हैं उनका संग्रहण उसमें होता है। मोम का लेप जैसा पाया जाता है, मतलब जो इनकी सतह है वो चिकनी होती है ताकि वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो धीमी हो जाए। संरक्षित रंध्र होते हैं, जो पत्तियों पर रंध्र होते हैं, पत्तियों पर रंध्र पाए जाते हैं, उनकी सहारे पत्तियां जो है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती हैं, तो ये रंध्र संरक्षित होते हैं। संरक्षित का मतलब वाष्पोत्सर्जन को अवरुद्ध करने के लिए ऐसा किया जाता है। अगर ये खुले रहे तो बड़ी मात्रा में या बड़े पैमाने पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी और पौधे के अंदर का जितना भी जल उसने बचा कर रखा है वो सब एक झटके में खत्म हो जाएगा। इससे पौधे के जीवन पर संकट आ सकता है। तो इसलिए ये सारी व्यवस्था होती है। इनकी जो पत्तियां होती हैं उन पे मोम जैसी लेप की संरचना पाई जाती है और पत्तियां ही क्यों, पूरे तने आदि पर भी पाई जाती है। पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं, कांटे पाए जाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इनका जो जड़ तंत्र होता है वो काफ़ी दीर्घ होता है, लंबा होता है और जड़ें दूर दूर तक जाकर पानी की तलाश करती हैं। वनस्पतियों की अगर प्रजातियों को देखें, इस प्रकार की वनस्पतियां कौन सी होती हैं, तो इस प्रकार की वनस्पतियों में कॉलीगोनम, पॉलीगोनोइड्स, ये सब जो वनस्पतियां हैं ये शामिल हैं। ये नाम दिया हुआ है। इस प्रकार की जो वनस्पतियां होती हैं ये किस श्रेणी में आती हैं, तो ये भूमिगत जल की जो उपस्थिति है उसके आधार पर अपना जीवन यापन करने वाले रेगिस्तानी पौधों की श्रेणी में आती हैं। इनकी जड़ें अच्छी तरह से सुदृढ़ होती हैं और इसकी तुलना अगर हम अल्पकालिक वनस्पतियों से करें जो कि वर्षा पर निर्भर होती हैं, तो वहाँ पर जड़ तंत्र बहुत ही संक्षिप्त होता है। छोटी छोटी जड़ें पाई जाती हैं और वो जड़ें जमीन के अंदर बहुत गहरी नहीं गई रहती, इसीलिए उनका नष्ट होना सरल होता है। अब जो जीव मिलते हैं उनको भी देख लेते हैं। ये तो वनस्पतियों की चर्चा हो रही थी। अब इस क्षेत्र में, मतलब जो थार मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये थार मरुस्थल की बात हो रही है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि भारत में जो रेगिस्तान पाए जाते हैं उन्हीं के बारे में हम देख रहे हैं। भारत में दोनों तरह के रेगिस्तान मिलते हैं, मतलब शीत भी पाया जाता है और उष्ण भी पाया जाता है। तो जो उष्ण मरुस्थल है यानी गर्म मरुस्थल है उसमें थार का नाम लिया जाता है। अब थार में जो जीव मिलते हैं वो कैसे होते हैं, देख लीजिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसका नाम आपने बहुत सुना होगा, आगे हम इसका चित्र भी देखेंगे। तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पाया जाता है। काला हिरन मिलता है, राजहंस पाया जाता है, एशियाई जंगली गधा पाया जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा संकटग्रस्त है। ये सब कच्छ के रन में मिलते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। कच्छ का रन हो या जो राजस्थान का रेगिस्तानी क्षेत्र हो, वहाँ पर इनकी उपस्थिति होती है। कुछ जो इसमें से प्रजातियाँ हैं वो कच्छ के रन में पाई जाती हैं, जो कि एक खारा मरुस्थल है, आप जानते हैं। कच्छ का रन काफ़ी खूबसूरत होता है, लेकिन ये खारा मरुस्थल है, मतलब यहाँ पर नमक की मात्रा ज़्यादा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हम लोग सोहन चिड़िया के नाम से भी जानते हैं। अब क्रेन और राजहंस ये जो है ये प्रवास किए जाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हवाई रास्ता, ये दोनों ही जो है क्रेन और राजहंस, साइबेरियन क्रेन इसका नाम आपने सुना होगा, और राजहंस, ये दोनों ही प्रवासी यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो प्रवासी पक्षियों की क्या आदत होती है, ये एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं। जिस स्थान पर ये मूल रूप से रहते हैं वहाँ की जलवायु जब उनके लिए अनुपयुक्त हो जाती है किसी खास मौसम में, या तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, तो वो उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर माइग्रेशन करते हैं, प्रवासन करते हैं। इस प्रकार की घटना होती है, इसलिए इन्हें प्रवासी पक्षी कहा जाता है और इनका एक विशिष्ट मार्ग होता है, तो उसकी चर्चा यहाँ पर करनी है। ये जो PDF में आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर जीव पाए जा रहे हैं या पक्षी पाए जा रहे हैं उनके नाम आप देख लीजिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, काला हिरन है, राजहंस है, एशियाई जंगली गधा ये यहाँ का मूल निवासी है। ये सब कच्छ के रन यानी गुजरात वाले क्षेत्र में मिलते हैं। क्रेन और राजहंस का प्रवास क्षेत्र आपने देखा। अब यहाँ तक गर्म मरुस्थल की बात हो रही है। अभी इन पक्षियों को हम लोग जब IUCN की रेड लिस्ट और जो डाटा बुक है उसको देखने लगेंगे, तो उसमें बाकायदा वर्गीकृत करके देखेंगे कौन सी जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन सी कम संकटग्रस्त है, कौन सी एकदम विलुप्त प्राय है। इस प्रकार से उसे हम वर्गीकृत करेंगे और एक एक जीव को देखेंगे। तो यहाँ पर संक्षिप्त परिचय ही है, आगे इसका विस्तृत परिचय भी होगा। अब आप देखिए ठंडे मरुस्थल को।
मरुस्थल सिर्फ गर्म नहीं होते, ये बात हमने सीखी है। और मरुस्थल जब गर्म नहीं होते तो इनमें ठंडक भी पाई जाती है। कुछ मरुस्थल शीत मरुस्थल होते हैं और ठंडे मरुस्थलों में भी कुछ नहीं पैदा होता, या बहुत नाम मात्र की चीज़ें वहाँ पर पाई जाती हैं। ये पाए कहाँ जाते हैं, इनकी अवस्थिति अपने देश में कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश की कश्मीर और जो स्पीति घाटी के लद्दाख, यहाँ पर जो वाक्य है वो थोड़ा सा अशुद्ध दिया हुआ है। जो लाहौल स्पीति वाली घाटी क्षेत्र है, मतलब हिमालयी क्षेत्र है, वहाँ पर ये शुष्क शीत मरुस्थल पाए जाते हैं। इसके अलावा कारगिल वाला जो क्षेत्र है, कारगिल में घुसपैठ हुई थी इसलिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है, तो वो वाला इलाका भी शीत मरुस्थल में ही गिना जाता है। वहाँ भी कुछ उगना बहुत मुश्किल काम है। इसके अलावा उत्तरांचल का जो उत्तरी छोर है वहाँ भी इस प्रकार की परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। और सिक्किम में भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ शीत मरुस्थलों का निर्माण होता है, जहाँ ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमने देखा कि अक्षांशों में ही किसी एक अक्षांश रेखा पर ही हर प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ उच्चावच में काफ़ी विविधता होती है। जो उच्चावच है उसमें विभिन्नता पाई जाती है, मतलब कहीं बहुत ज़्यादा उच्च भूमि होती है, यानी ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, कहीं जो घाटियाँ हैं, खाइयाँ हैं वो पाई जाती हैं, कहीं समतल मैदान होते हैं। तो ऊंचाई के बदलने के क्रम में जो मौसम है, खास तौर पे जो तापमान है उस पर असर पड़ता है। और तापमान जब परिवर्तित होगा, वह प्रभावित होगा, तो आर्द्रता निश्चित रूप से प्रभावित होगी। और तापमान और आर्द्रता यही दोनों कारक होते हैं वर्षा के लिए जिम्मेदार। तो वर्षा की जो मात्रा है या वर्षा की जो उपस्थिति है वह इन क्षेत्रों में प्रभावित होती है। और ये जो क्षेत्र हैं जिन्हें आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है या नहीं के बराबर होती है, इसलिए ये शुष्क शीत मरुस्थल में बदल जाते हैं। शीत क्यों है, क्योंकि ये क्षेत्र ठंडा है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ठंडक में वृद्धि होती है, और ये ठंडे होते हैं, हमेशा बर्फ से ढके होते हैं। उगने के नाम पर यहाँ कुछ भी वनस्पतियाँ खास तौर पर नहीं पाई जाती, जो उगती हैं उन्हें देख लेते हैं। देखिए, पेड़ में ओक का वृक्ष, पाइन का वृक्ष और देवदार के वृक्ष, इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। पशुओं में याक, बौनी गाय और बकरियां मिलती हैं, मवेशी मिलते हैं, मतलब इतनी विषम परिस्थितियों में भी ये जीवित रह लेते हैं। जो गंभीर शुष्क स्थिति है उसमें क्या होता है, वायुमंडल ही शुष्क होता है, मतलब आर्द्रता की मात्रा नहीं के बराबर होती है। और जो औसत वार्षिक वर्षा होती है उसका प्रतिशत 400 मिलीमीटर से कम होता है। मिट्टी का प्रकार अगर हम देखें तो ये रेतीली या दोमट, जो रेतीली मिट्टी होती है उस प्रकार की होती है। और यह काफ़ी क्षारीय मृदा होती है, माफ़ कीजिएगा, मामूली रूप से क्षारीय होती है और तटस्थ होती है, मतलब उदासीन होती है। इसका जो पीएच मान है वो ना तो पूरी तरह से अम्लीय की ओर ही इंगित करता है और ना पूरी तरह से क्षारीय की ओर ही। आप पीएच मान के बारे में जानते हैं, कोई भी पदार्थ अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है, ये किस आधार पर निर्धारित होता है, जो पीएच स्केल होती है उससे हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं। अगर पीएच का मान 7 से कम है, मतलब किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है, तो हम मानते हैं कि वह पदार्थ अम्लीय प्रकृति का है। 7 से ज़्यादा है तो वह क्षारीय प्रकृति का है। अगर 7 के बराबर है तो उसकी जो प्रकृति है वो लवणीय है, वो लवण प्रकार का है। तो यहाँ जो प्रकृति है वो दोनों के बीच वाली अवस्था है और ये तटस्थ होती है। मृदा में जो पोषक तत्व होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, खराब कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति होती है। ये कार्बनिक पदार्थ उपयोगी नहीं होते, ये वेस्ट होते हैं पूरी तरह से। इसके अलावा कम जल धारण की क्षमता होती है। यह जो बलुई दोमट मिट्टी है इसमें जल धारण की बहुत ज़्यादा क्षमता नहीं होती, इस वजह से जो पानी है वो रुक नहीं पाता, जो भी हल्की फुल्की नमी है वो भी इनमें स्थायी नहीं रह पाती, और शुष्कता के पीछे यह भी एक कारण जिम्मेदार है। यह हमने देखा शीत मरुस्थल के बारे में, जो कि शीतोष्ण रेगिस्तान कहे जाते हैं। और इससे पहले हमने गर्म मरुस्थल को देखा जो कि थार का मरुस्थल था। उसमें हमने 2 प्रकार की वनस्पतियों को देखा। मरुस्थलों की चर्चा अब काफ़ी हो चुकी है। अब इसके बाद हम जिस चीज़ को देखने वाले हैं वह है जैव विविधता। जैव विविधता का हम गहराई से अध्ययन करने वाले हैं। जैव विविधता क्या होती है, इसकी पूरी परिभाषा, यह किस प्रकार से हमारे ऊपर असर डालती है। हम पारितंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र को तो देख ही रहे हैं। अब उसी क्रम में जो जीवों में विविधता पाई जाती है, पूरी पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार की जीव प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें समानता नहीं है, वो भिन्न भिन्न प्रकार के। कहीं पर बहुत बड़े जीव पाए जाते हैं, कहीं बहुत सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। बहुत से ऐसे बड़े बड़े जीव हैं जो कि किसी समय में, मतलब किसी काल में ही नष्ट हो चुके हैं, वर्तमान में वो उनकी उपस्थिति है ही नहीं है, जैसे डायनासोर। इस प्रकार के जीवों का पूरी तरह से विलोपन हो चुका है। वर्तमान में भी जो जीव प्रजातियां पाई जाती हैं उनमें भी काफ़ी असमानता होती है। ये सब जलवायु और जो स्थलीय वितरण है उस पर निर्भर करता है। तो यह जो जैव विविधता है यह काफ़ी समृद्ध है, हमारी पूरी पृथ्वी इससे भरी हुई है। इसी का हम गहराई से अध्ययन करेंगे। इसमें हम वनस्पतियों को देखेंगे, जीवों को देखेंगे, और यह जो अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए हैं उनको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। इसी पर अगला वीडियो लेक्चर होगा।
इस लेक्चर में इतना ही। इसमें हमने जो मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र था उसका पूरा अध्ययन किया। अभी मैंग्रोव वनस्पतियों का जो क्षेत्र होता है, आर्द्र भूमियों वाला जो पारितंत्र है, वह बचा हुआ है। वह भी अगले लेक्चर में जैव विविधता के साथ ही जोड़कर देखा जाएगा। इस लेक्चर में इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।